बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी को शुरू करते हुए आपसे एक छोटी सी दरखास्त करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो आइए चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की जानब। नावज़ देवता किस्त नंबर 37। फिर यक बैक इस पर छलांग लगाई। शीतल एक तरफ हट गया। नतीजा ये हुआ कि छलांग लगाने की झोंक में वो दूर जा गिरा, फिर जमीन पर गिर पड़ा। फिर वहां से उठने से पहले ही इसके मुंह पर एक जोर की ठोकर पड़ी। वो उलटकर तकलीफ की शिद्दत से चीखते हुए जमीन पर तड़पने लगा। इसके कई दांत हिल गए थे और बाछों से खून बहने लगा था। ऐसे ही वक्त इसके तमाम साथी इसकी मदद के लिए पहुंच गए। इन्होंने चारों तरफ से शीतल को घेर लिया। किसी के हाथ में डंडा था, किसी के हाथ में हाकी और कोई चाकू खोले खड़ा था। वो बदमाश जख्मी पड़ा हुआ शीतल को देख रहा था और इसकी सोच से पता चल रहा था कि शीतल चारों तरफ पैंतरे बदलते हुए अपने दुश्मनों को कड़ी नजरों से देख रहा है। फिर एक ने आगे बढ़कर हाकी से हमला किया। शीतल आगे देख रहा था और हमला पीछे से हुआ था, लेकिन हाकी इसके सर पर पड़ते ही टूट गई। वो गुर्रा कर पलटा और हमला करने वाले को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। गिरफ्त में आने वाले ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन शीतल ने इसे दोनों हाथों से पकड़कर अपने सर से बुलंद किया और इसके साथियों पर उछाल दिया। चंद साथी उसे लिए गिर पड़े, लेकिन पीछे से एक चाकू वाले ने शीतल की पुष्ट में चाकू का फल घोंपने की कोशिश की। उसी वक्त शीतल तेजी से पलट गया, इसलिए चाकू इसकी पुष्ट के एक हिस्से को काटता हुआ गुजर गया। इसकी कटी हुई कमीज का हिस्सा खून से भीगने लगा। इसने चाकू वाले की गर्दन दबोच ली। वो इस कदर गुस्से में भरा हुआ था कि इसकी गिरफ्त से छूटना महाल था। इस दौरान दूसरे साथियों ने इस पर कई हमले किए, लेकिन वो सब खौफजदा थे, इसलिए दूर से हमला करते हुए गुजर जाते थे। शीतल चाकू के कई जख्म खा चुका था, लेकिन उसने एक दुश्मन की गर्दन उसी वक्त छोड़ी जब इसकी सांस उखड़ गई। फिर वो दूसरे चाकू वाले की तरफ लिपका। चाकू वाले ने बचकर भागने की कोशिश की, लेकिन शीतल अपने शिकार पर झपटने का तरीका जानता था। उसने छलांग लगाकर चाकू वाले को दबोच लिया। वो दोनों जमीन पर गिरे। उसी वक्त इसका चाकू शीतल के एक बाजू के आर पार हो गया। इसके बावजूद शीतल ने उसे नहीं छोड़ा। दूसरे हाथ से इसकी गर्दन दबोच ली। ऊपर से इसके सर पर एक डंडे से जरबे पड़ती रहीं, लेकिन वो दूसरे को भी हमेशा के लिए खत्म करके ही उठा। अब इसकी हालत भी गैर हो रही थी। पहले उसने अपने बाजुओं में घुसे हुए चाकू को निकाला, फिर डगमगाते हुए कदमों से दूसरे दुश्मनों की तरफ बढ़ा। वो सब इससे बचकर हमला करने की कोशिश में थे और वो जख्मों से चूर एक मस्त हाथी की तरह झूम रहा था। उसी वक्त मैं इनके करीब पहुंच गया। एक लम्हे के लिए वो सब ठिठक गए। उन्होंने मुझे कार से उतरते हुए देखा। शीतल ने मुझे देखते ही पहचान लिया। मैं इसका शिकार था। वो मुझे देखते ही गुर्राते हुए मेरी तरफ लिपका, लेकिन एक बदमाश ने अपनी एक टांग इसकी टांगों में फंसा दी। वो एक भारी शतीर की मानद जमीन पर आ गिरा। मैं फौरन ही कार में बैठ गया। दरवाजा बंद करके मैंने कार स्टार्ट की। फिर इससे पहले कि शीतल जमीन पर से उठता, मैंने कार को तेजी से ड्राइव करते हुए इस पर से गुजार दिया। शीतल की हैबतनाक चीख जंगल के वीराने में गूंजने लगी। मेरी कार के रुख पर थोड़ी दूर के फासले पर दो बदमाश और खड़े हुए थे। शायद उन्होंने सोचा था कि मैं सिर्फ शीतल को कुचल रहा हूँ, लेकिन मैं उन्हें भी कार की जद में ले आया। इस वक्त हम सब एक दूसरे के दुश्मन थे। मेरी असलियत मालूम होने पर वो बदमाश मुझसे हमदर्दी न करते। वो मुझसे 15,000 भी मांगते और फरजाना का भी मुतालबा करते। इसलिए मुझे एक ही वक्त में सबसे निमटना था। इस वक्त तक ये पोजीशन थी कि शीतल ने दो बदमाशों का
गला घोंट कर मार डाला था। 2 को मैंने कार तले कुचल दिया था। वो अजनबी बदमाश जो फरजाना को लेकर आया था वो भी जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। सिर्फ एक बदमाश सही और सालम अपने पैरों पर खड़ा हुआ था। मैंने शीतल की जानब देखा। इसके जिस्म पर चाकू के कहीं जख्म आए थे। सर पर कहीं बार डंडे की जरबें पड़ी थी। वो लहू में भीग रहा था। मैंने उसे कार तले भी कुचल दिया था। इसके बावजूद अब तक इसमें जान बाकी थी। ऐसा सख्त जान और फौलादी इंसान मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वैसे अब मुझे इसकी तरफ से इत्मीनान था। वो इस कदर टूट चुका था कि अब मुझ पर हमला करने के काबिल नहीं रहा था। इसलिए मैं कार से उतरकर इस बदमाश की तरफ बढ़ा जिसे अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। उसने पैंतरा बदलते हुए वो डंडे को अपने हाथ में पकड़ते हुए मुझसे कहा, तुम कौन हो? इस गुंगे के भी दुश्मन हो और हम से भी दुश्मनी कर रहे हो। मैंने जवाब दिया, मैं सिर्फ इस लड़की का मुहाफिज हूँ। अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो अपने जख्मी साथियों को जीप में लाद कर यहाँ से चले जाओ। वो पैंतरे बदलते बदलते एक जगह रुक कर सोचने लगा। फिर उसने इस अजनबी बदमाश की जानब देखा जो इनका लीडर था और जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। मैंने उनके जख्मी लीडर से कहा, मैं वही फरहाद हूँ जिससे तुम 15,000 वसूल करना चाहते हो और इस लड़की को भी तलब कर रहे हो। अब तुम मेरे रहमो करम पर हो। तुम्हारा यही एक साथी सलामत रह गया है। अगर कहो तो मैं इसे भी तुम्हारे बराबर सुला दूं, लेकिन इसके बाद फिर कोई तुम्हें उठाकर शहर ले जाने वाला ना रहेगा। बोलो, क्या यहाँ तड़प तड़प कर मरना चाहते हो? उसने हाथ उठाकर कहा, नहीं, मैं और झगड़ा बढ़ाना नहीं चाहता। मुझे फौरी तौर पर तिबी इमदाद की जरूरत है। हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। मैं भी यही चाहता था कि दंगे फसाद के बगैर काम निकल जाए और ये सारे दुश्मन यहाँ से टल जाए। मेरे हस्बे मंशा वो सब यहाँ से टल गए। वो बदमाश जो सही और सालिम था, इसने अपने जख्मी साथियों को सहारा देकर जीप में बिठा दिया। 2 साथी जो मुर्दा थे इन्हें वहीं छोड़ दिया। फिर जीप स्टार्ट करके वहां से चला गया। जब वो लोग नजरों से ओझल हो गए तो मैं शीतल के करीब आकर बैठ गया। वो जमीन पर से उठने की कोशिश कर रहा था। इसकी आंखों में झांकने लगा। उसने फौरन ही आंखें बंद कर ली। अपने दिमाग तक पहुंचने के दरवाजे बंद कर दिए। मैंने इसकी नाक पर एक जोर का घूंसा रसीद किया। वो इस कदर कमजोर हो चुका था कि अब मेरा घूंसा इसके लिए थोड़े के बराबर था। इसने तकलीफ से बिलबिला कर आंखें खोल दी। मैं इसकी आंखों में झांकने लगा। वो चंद लम्हों तक कराता रहा, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने फिर एक घूंसा इसकी नाक पर रसीद किया। वो जमीन पर चारों शाने चित हो गया। मैंने इसके सीने पर सवार होकर इसके सर के बालों को अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया। इसका सर पहले ही डंडे की जरबों से कच्चे घोड़े की तरह दुख रहा था। मेरे बाल पकड़कर खींचते ही तकलीफ की शिद्दत से उसकी आंखें खुल गई। वो जिस्मानी लिहाज से बिल्कुल ही टूट चुका था। कुव्वत मदाफत खत्म हो चुकी थी। जिंदगी और मौत के दरमियान इसका जहन भी मफलूज हो रहा था। जब जहन इस कदर कमजोर हो जाए तो ऐसे शख्स पर तनवीमी अमल का असर होता है। मैं इसकी आंखों में झांक कर इसे ट्रांस में लाने लगा। मेरी आंखों की मकनातीसी कुव्वत इसके दिलो दिमाग को मेरी तरफ खींच रही थी। मैंने अपनी सोच के जरिए कहा, तुम मेरे मामूल हो, महकूम हो। जो कुछ मैं कहता हूँ उसे दोहराते जाओ। जरा सी देर में वो ज़हनी तौर पर मेरा महकूम बन गया और मेरी बातों को अपनी सोच में दोहराने लगा। मैं तुम्हारा मामूल हूँ, मैं तुम्हारा महकूम हूँ। मैंने इससे सवाल किया, ब्लैक गाइड कहाँ है? इसकी सोच ने बताया कि ब्लैक गाइड रावी रोड की एक सब्ज कोठी में है। फिर मैंने अपनी सोच के जरिए पूछा, तुम यहाँ से फरार होने के लिए कैसे इंतजामात कर रहे हो? इसकी सोच ने जवाब दिया, कसूर की सरहद पर
हमारे लिए एक हेलीकॉप्टर आने वाला है। कल मैं उधर गया तो मुझे सरहद पार से सिग्नल मिला कि मजीद 2 दिन तक हेलीकॉप्टर नहीं आ सकेगा। आज दूसरा दिन है। कल रात हम यहाँ से निकल जाने की तवक्को कर रहे थे। फिर मैंने सवाल किया, इस मुल्क में ब्लैक गाइड ने कहाँ कहाँ खुफिया पनाहगाहें बना रखी हैं? वो जवाबन मुझे बताने लगा। मैं इसकी बताई हुई पनाहगाहों के पते जहन नशीन करता रहा। इसके बाद मैंने पूछा, क्या ब्लैक गाइड के पास ऐसे अहम कागजात हैं जो इस बात का ठोस सबूत पेश कर सके कि तुम और ब्लैक गाइड इस मुल्क में तकरीबी कार्रवाइयां करते रहे हो? उसने इशारती जुबान में बताया, बहुत से कागजात सब्ज कोठी में हैं। मैं नहीं जानता कि वो कितनी अहमियत के हामिल हैं। मैं इससे सवालात करता जा रहा था और वो मेरे हस्बे मंशा जवाब देता जा रहा था। इस दौरान फरजाना हमारे करीब आ गई थी और चुपचाप खड़ी हुई हमें हाथों के इशारे से गुफ्तगू करते हुए देख रही थी। जब मैं मुतमिन होकर शीतल के सीने से उतर आया तो फरजाना मेरी आंखों को गौर से देखने लगी। फिर उसने हैरानी से कहा, अभी थोड़ी देर पहले तुम इस गूंगे की आंखों में झांक रहे थे तो तुम्हारी आंखें कितनी खौफनाक हो गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। सच बताओ, क्या तुम कोई अमल जानते हो? मैंने हंसते हुए कहा, मैं कोई आमल या जादूगर नहीं हूँ। जरा हिप्नोटाइज्म के इल्म से का शौक रखता हूँ, इसलिए कभी कभी इसकी अमली मशकें करता रहता हूँ। ये कभी हैकल गूंगा ज़हनी तौर से बिल्कुल ही मफलूज हो गया है, इसीलिए मैं इसे ट्रांस में लाकर मालूमात हासिल कर रहा था। वो मुतमिन होकर बोली, तुम बहुत ही बासलाहियत और अजीबो गरीब किस्म के इंसान हो। हाथ की लकीरें देखकर भी गैब की बातें मालूम कर लेते हो। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और गूंगे पर दोबारा झुककर हाथ के इशारे से कहा, तुम बददस्तूर मेरे मामूल हो। तुम्हारे जिस्म पर जो जख्म आए हैं तुम इनकी तकलीफ को शिद्दत से महसूस नहीं कर रहे हो। इसके बरक्स तुम अपने अंदर किसी हद तक तवानाई महसूस कर रहे हो। उसने इशारे से कहा, हाँ, इसी वक्त मुझे याद नहीं आ रहा है कि मेरे जिस्म पर कई जख्म आए हैं। मैं अपने अंदर एक नई तवानाई महसूस कर रहा हूँ। मैं मरना नहीं चाहता। तुम बहुत अच्छे आदमी हो। मुझे किसी तरह मौत के मुंह से बचा लो। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैंने पूछा, क्या तुम मेरे वफादार बनकर रहोगे? उसने इकरार में सर हिला दिया। मैंने फिर इससे पूछा, क्या तुम ब्लैक गाइड को अपना दुश्मन समझोगे? उसने फिर इकरार में सर हिला दिया। मैंने इसे यकीन दिलाया कि मैं मुकम्मल तवज्जो से इसका इलाज कराऊंगा, इसे कानून के हवाले नहीं करूंगा। अगर वो वफादार साबित हुआ तो मैं इसके लिए वो तमाम आराम और आसाइशें मुहैया करूंगा जो अब तक ब्लैक गाइड करता रहा है। इसके बाद मैं इसे सहारा देकर अपनी कार की पिछली सीट पर ले आया। वहां वो आराम से लेट गया। फरजाना मेरे पास अगली सीट पर आ गई। फिर हम वहां से शहर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में मैंने फरजाना से पूछा, क्या तुम इस जख्मी गूंगे का इलाज कर सकती हो? मैं इसे किसी अस्पताल में ले जाऊंगा तो ये कानून की गिरफ्त में आ जाएगा। फरजाना ने जवाब दिया, हाँ, मैं अपने तजर्बे की बिना पर किसी हद तक इसका इलाज कर सकती हूँ, लेकिन मुकम्मल इलाज का वादा नहीं कर सकती। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इसके जख्म भर जाएं। बाकी इलाज में तनवीमी अमल के जरिए करूँगा। हाँ, मैंने सुना है कि हिप्नोटाइज्म के जरिए भी मरीजों का इलाज किया जाता है। मैं देखूंगी कि तुम किस तरह इलाज करते हो। ये मेरे लिए एक नया तजर्बा होगा। ये कहकर वो मेरे करीब आ गई और अपना सर मेरे शाने पर रख दिया। वो बड़ी कीदत से और बड़ी मोहब्बत से सोच रही थी कि उसे दुनिया से निराला महबूब मिला है जो अपनी नित नई सलाहियतों से इसे मुतासर करता रहता है। फिर वो चूक कर मुझसे अलहदा हो गई और हैरानी से मुझे देखते हुए पूछा, ये पूछना तो मैं भूल ही गई कि तुम इस जंगल में कैसे चले आए?
تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ بدماش مجھے یہاں لے آیا ہے؟ اس سوال نے مجھے چکرا دیا۔ میں اس سے اپنی خیال خوانی کی صلاحیتوں کو چھپانا چاہتا تھا۔ یہ بات مناسب نہیں تھی کہ جو بھی عورت میرے قریب آتی میں اسے اپنا راز بتاتا جاتا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے سنبھل کر کہا، تمہیں یاد ہے میں نے ہسپتال میں تم سے پپو کی تصاویر مانگی تھی تاکہ تمہارے ہاتھ کی لکیریں اور پپو کا چہرہ دیکھ کر یہ معلوم کر سکوں کہ اسے کہاں چھپایا گیا ہے، جس کا تعلق بھی تمہاری ہاتھ کی لکیروں سے ہوگا۔ میں لکیروں سے اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ کیا تم نہیں جانتی کہ ہاتھ کی لکیریں کیسے کیسے عمل کھلاتی ہیں؟ یہی دیکھ لو کہ تمہارے اس خوبصورت ہاتھ کے ذریعے میں اس گنگے تک پہنچ گیا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے ملائم ہاتھ کو ایک ہاتھ سے تھام کر اپنے سینے پر رکھ لیا اور اس ہاتھ کی تعریف میں جو کچھ کہہ سکتا تھا کہتا گیا۔ اکثر عورتوں کی عادت یہی ہے کہ اپنی تعریفیں سن کر اصل موضوع سے ہٹ جاتی ہیں۔ ایک تو وہ دست شناسی کے علم سے واقف نہیں تھی، دوسرے یہ کہ میرے دھڑکتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھتے ہی وہ ساری دنیا کو بھول گئی تھی۔ ہمارا رستہ پیار بھری باتوں میں گزرتا رہا۔ میں شیتل کو لے کر اپنی کوٹھی میں آیا، اسے سہارا دے کر اپنے بیڈ روم میں لا کر بستر پر لٹا دیا، پھر اسے اشاروں میں سمجھایا، تم آرام سے یہاں لیٹے رہو، یہاں تمہارا باقاعدہ علاج ہوگا۔ اگر تم میری اجازت کے بغیر باہر نکلو گے تو قانون کی گرفت میں آ جاؤ گے، کیونکہ ابھی میں بلیک گائیڈ کو قانون کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اس کی گرفتاری کے بعد پولیس والے تمہیں بھی تلاش کریں گے، لہٰذا تمہارا یہاں چھپ کر رہنا دانش مندی ہے۔ میری باتیں اس کی سمجھ میں آ گئیں۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ میرے حکم کے بغیر اس بستر پر کروٹ بھی نہیں بدلے گا۔ اس بات کا مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ مجھ سے متاثر اور مرعوب بھی ہے اور میرے موجودہ احسانات کے آگے بھی جھک رہا ہے۔ میں اسے خوابگاہ میں چھوڑ کر پھوپھی جان کے پاس آیا اور انہیں اپنی ساری روداد سنائی اور انہیں سمجھایا کہ وہ اس گنگے کا خاص خیال رکھے۔ اس کے بعد میں فرزانہ کے ساتھ پھر کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ مال روڈ کی طرف جاتے ہوئے میں نے فرزانہ سے کہا، تم پہلے ہسپتال جاؤ، وہاں سے پپو کو لے کر شیتل کے لیے کچھ دوائیں خرید کر کوٹھی میں چلی جاؤ۔ میری واپسی کا کوئی ٹھیک ٹائم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ میں صبح تک آ سکوں۔ میں نے اسے اسپتال کے قریب چھوڑ دیا اور راوی روڈ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس راستے پر وہ سبز کوٹھی نمایاں تھی، اس لیے وہاں تک پہنچنے میں کوئی وقت پیش نہیں آئی۔ میں نے کوٹھی کے سامنے کار روک دی۔ کوٹھی کی چابیاں میں شیتل سے لے آیا تھا۔ جب دروازے کے لاک میں چابی گھومنے کی آواز ابھری تو اس کے ساتھ ہی مجھے بلیک گائیڈ کی آواز سنائی دی۔ وہ شبیر حسن سے کہہ رہا تھا، خاموش رہو، شیتل آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا خبر لایا ہے۔ میں نے دروازے کو اندر سے لاک کر دیا، پھر ایک کمرے سے گزر کر دوسرے کمرے میں پہنچا تو بلیک گائیڈ اور شبیر حسن صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں پر بدستور پٹیاں بندھی ہوئی تھی، وہ اندھوں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے، شیتل کی آہٹ سننے کے منتظر تھے۔ میں نے شیتل کے انداز میں اپنے منہ سے سانس کے ببکے چھوڑتے ہوئے ہوں ہاں کی آواز نکالی۔ بلیک گائیڈ نے سر اٹھا کر کہا، شیتل تم آگے؟ یہ کہہ کر اس نے دونوں ہاتھ کے اشاروں سے کہا کہ میں اس کے قریب آؤں اور انگلیوں کے اشارے سے اپنی رپورٹ پیش کروں۔ میں اس کے قریب پہنچا، لیکن انگلیوں سے اشارہ کرنے کی بجائے میں نے اس کے سر پر ایک چپت رسید کی۔ اس نے بوکھلا کر کہا، ارے یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے اس کی سوچ میں کہا، پتہ نہیں شیتل کو کیا ہو گیا ہے، اس نے ایسی گستاخی پہلے کبھی نہیں کی۔ اب اگر میں آنکھوں سے پٹی ہٹا کر اسے دیکھوں گا تو پھر یہ ماحول بھی مجھے نظر آئے گا اور جو کچھ نظر آئے گا اسے فرحاد میری سوچ کے ذریعے پڑھ لے گا۔ نہیں، مجھے اپنی آنکھوں سے پٹی نہیں ہٹانی چاہیے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد اس نے پھر اشاروں سے کہا، شیتل میرے قریب آؤ اور جو کچھ میں کہتا ہوں اس پر عمل کرو۔ میں پھر اس کے قریب گیا۔ اس بار میں نے اپنی 2 انگلیوں سے اس کی ناک کو پکڑ کر مروڑ دیا۔ وہ تکلیف سے بلبلا اٹھا
اس کی آوازیں سن کر شبیر حسن نے پوچھا، کیا بات ہے، تم کرا کیوں رہے ہو؟ اس بار بلیک گائیڈ نے جلا کر اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی، پھر مجھے دیکھتے ہی وہ چند لمحوں تک سکتے میں رہ گیا۔ وہ مجھے چہرے سے نہیں پہچانتا تھا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، کون ہو تم؟ میں ہوں تمہاری کھوپڑی میں گھس کر رہنے والا فرہاد۔ یہ کہہ کر میں نے زور کا الٹا ہاتھ اس کے منہ پر رسید کیا۔ میرا نام سنتے ہی شبیر حسن نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی، پھر مجھے دیکھتے ہی کہا، ہاں یہ فرہاد ہے۔ میں نے کہا، ڈائریکٹر جنرل صاحب، آپ کیسے محب وطن ہیں؟ کل سے آپ ایک دشمن کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں۔ کیا اس وقت بھی آپ پر تنویمی عمل کا اثر ہے؟ شبیر حسن نے بلیک گائیڈ کی جانب دیکھا۔ بلیک گائیڈ نے انہیں گور کر دیکھتے ہوئے کہا، تم میرے حکم کے بغیر اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دو گے۔ میں نے بلیک گائیڈ کے منہ پر ایک گھونسا رسید کیا۔ وہ چیختا ہوا صوفے سمیت پیچھے الٹ گیا۔ وہ جسمانی اعتبار سے ایک دبلا پتلا سا آدمی تھا۔ میرا ایک گھونسا کھاتے ہی خون تھوکنے لگا۔ میں نے ایک رسی لے کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ اس کے بعد وہ دوسرے کمرے میں گیا۔ وہاں بھوانی شنکر ایک بستر پر پڑا ہوا تھا، اس کی آنکھوں پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، بھوانی شنکر، تم لوگوں کا آخری وقت آ گیا ہے، اپنی آنکھوں سے اپنے جھوٹے غرور کی پٹی ہٹا دو۔ بھوانی شنکر نے ہڑبڑا کر اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی۔ اب سے پہلے انٹیلیجنس والوں کے حوالات میں ہم دونوں کا سامنا ہو چکا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی پریشان ہو کر کہا، تم وہی ہو جس نے میرے جبڑے میں چھپی ہوئی فلم کی بو کو سونگھ لیا تھا۔ تمہاری وجہ سے میں اس حال کو پہنچا ہوں۔ کاش کہ اس وقت میں بیمار نہ ہوتا۔ تمہاری بیماری سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم لوگوں کو اس گنگے شیتل پر ناز تھا کہ وہ ناقابل تسخیر ہے۔ کہاں ہے وہ؟ کیا تم اپنی جان بچانے کے لیے اسے بلا سکتے ہو؟ میں نے کہکا لگاتے ہوئے اس کے سر کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا، پھر اسے ایک جھٹکے سے اٹھا کر بٹھا دیا۔ اس نے نکاہت کے باوجود مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ اسی وقت دروازے پر شبیر حسن کی آواز سنائی دی، خبردار، ایک طرف ہٹ جاؤ۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ ہاتھ میں ریوالور لیے کھڑے تھے۔ میں نے جلا کر کہا، یہ کیا حماقت ہے؟ آپ دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور مجھے گولی کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ پھر میری سمجھ میں آ گیا کہ وہ ٹرانس میں ہیں، میری باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آئیں گی اور وہ بلیک گائیڈ کے حکم کی تعمیل کرتے رہیں گے۔ یہ بات سمجھ میں آتے ہی میں نے بڑی پھرتی سے بھوانی شنکر کو اپنی طرف کھینچ کر ان کی جانب دھکیل دیا۔ اسی وقت انہوں نے فائر کیا، مگر میری تیزی کام آ گئی تھی۔ ریوالور کی گولی بھوانی شنکر کے آر پار ہو گئی، وہ لڑکھڑا کر ان پر گرا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ان پر چھلانگ لگا دی، انہیں دوسری بار فائر کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ ان کے ریوالور والے ہاتھ کو پکڑ کر ایک طرف کر دیا، پھر درپے ان کے منہ پر گھونسے برسانے لگا، حتیٰ کہ ریوالور ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا۔ میں ریوالور اٹھا کر ان سے لگ ہو گیا۔ بلیک گائیڈ رسی کی بندشوں سے آزاد ہونے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ میں نے اسے ایک زور کی ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، تم شبیر حسن کو معمول بنا کر نجات حاصل نہ کر سکو گے۔ تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ چپ چاپ پڑے رہو۔ یہ کہہ کر میں ٹیلی فون کے پاس آیا اور ریسیور اٹھا کر انٹیلیجنس کے دفتر کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ بلیک گائیڈ میری جانب دیکھ رہا تھا۔ اس نے یک بیک دوستانہ لہجے میں کہا، فرہاد، میں جانتا ہوں تم انٹیلیجنس کے آدمی نہیں ہو۔ اگر تم چاہو تو ہم سے دوستی کا معاہدہ ہو سکتا ہے۔ میری دوستی تمہارے مستقبل کو اتنا شاندار بنا دے گی کہ تم نے ایسی شاندار زندگی کے متعلق کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ بیرونی ممالک کے بینکوں میں تمہارے نام سے لاکھوں کی رقم جمع ہوگی۔ تمہارے پسند کے ممالک میں تمہارے لیے ایک کوٹھی اور ایک کار مخصوص رہا کرے گی۔ دنیا کی بہترین شراب اور حسین ترین عورتیں تمہارے لیے مہیا کی جائیں گی۔ یہ ملک
तुम्हारी सलाहियतों की कदर नहीं करेगा। मैं तुम्हें जमीन की पस्तियों से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मैंने जवाब दिया, मैं समझता था कि तुम बहुत ज़हीन हो, मगर तुम अव्वल दर्जे के अहमक हो। क्या ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती कि मैं जहां जाऊंगा टेलीपैथी के जरिए दुनिया की हर खुशी खरीद लूंगा। ख्याल खवानी एक ऐसा सिक्का राजुल वक्त है जो हर मुल्क में बगैर किसी उज़र के कैश हो जाता है। तुम मुझे क्या खरीदोगे? मैं तुम्हारे जैसे हजारों ब्लैक गाइड को अपने इल्म के बारूद से उड़ा सकता हूँ। इसी वक्त फोन पर इंटेलिजेंस वालों से राब्ता कायम हो गया। मैंने एक अफीसर से कहा कि वो फौरन ही मुसल्लह नौजवानों को लेकर रावी रोड के किनारे सब्ज कोठी में आ जाए। यहाँ इनके डायरेक्टर जनरल शबीर हसन दूसरे मुजरमों के साथ मौजूद हैं। दूसरी तरफ से पूछा गया, तुम कौन हो? अगर डायरेक्टर जनरल वहां मौजूद हैं तो इन्हें फोन पर बात करने के लिए कहो। मैंने जवाबन कहा, डायरेक्टर जनरल इस वक्त मुजरमों के हाथों में खिलौना बने हुए हैं। मैं इन मुजरमों को काबू में कर रखा है। इसके बावजूद डायरेक्टर जनरल मेरे इक़दामात की मुखालफत कर रहे हैं। इस वक्त मेरी पोजीशन बहुत ही नाजुक है। दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम अजीब किस्म की बातें कर रहे हो। हम डायरेक्टर जनरल शबीर हसन को तुमसे ज्यादा समझते हैं। वो मुहिब्बे वतन हैं, मुजरमों का साथ कभी नहीं दे सकते। अगर वो वाकई वहां मौजूद हैं तो हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि इन्हें फोन पर भेजो। मैंने परेशान होकर कहा, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? एक मुजरम ने हिप्नोटाइज्म के जरिए इन्हें अपना मामूल बना लिया है। वो फोन पर जो कुछ भी कहेंगे मुजरमों की हिमायत में और मेरी मुखालफत में कहेंगे। दूसरी तरफ से जवाब मिला, तुम किस हद तक सच कह रहे हो इसको समझना हमारा काम है। फिलहाल तुम अपनी सच्चाई साबित करने के लिए रिसीवर डायरेक्टर जनरल को दे दो। मैंने मजबूर होकर शबीर हसन की जानब देखा। वो दीवार से लगे खड़े थे और मुझे तंजिया नजरों से देख रहे थे। मैंने खामोशी से रिसीवर इनकी तरफ बढ़ा दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मेरे करीब आए और रिसीवर हाथ में लेकर कान से लगाते हुए कहा, हेलो, मैं शबीर हसन बोल रहा हूँ। तुम्हें मालूम है कि परसों रात फरहाद अचानक ही अस्पताल से गायब हो गया था। मैं फोन पर तफसील बयान नहीं कर सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि फरहाद मेरे लिए मुसीबत बना हुआ है। तुम फौरन मुसल्लह जवानों को लेकर रावी रोड के किनारे सब्ज कोठी में पहुंचो। यहाँ तुम्हें सारी बातें मालूम हो जाएंगी। ये कहकर उन्होंने दूसरी तरफ से कुछ बातें सुनी, फिर रिसीवर को क्रैडल पर रख दिया। ब्लैक गाइड ने हंसते हुए कहा, फरहाद, तुम्हारी हुब्बल वतनी तुम्हें ले डूबेगी। जब तक शबीर हसन हमारा हामी है तुम हमें मुजरम साबित नहीं कर सकोगे। अदालत में तुम्हारे खिलाफ बयान दिया जाएगा कि तुम अपने नामालूम साथियों की मदद से मुझे शबीर हसन को और बुहानी शंकर को यहाँ ले आए थे। यहाँ अभी तुमने बुहानी शंकर को रिवॉल्वर से हिलाक कर दिया। बुहानी शंकर बेशक मुजरम था, लेकिन मैं मुजरम नहीं हूँ, बल्कि इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल का काबिल एतमाद दोस्त हूँ। फरहाद, अक्ल के नाखन लो, जरा शबीर हसन को देखो। क्या इन्हें देखकर पता चलता है कि इन पर तनवीमी अमल का असर है? मैंने शबीर हसन की जानब देखा। वाकई वो बिल्कुल नॉर्मल थे। इंटेलिजेंस के अफीसर इस बात का कभी यकीन ना करते कि ब्लैक गाइड ने हिप्नोटाइज्म के जरिए इन्हें अपना ताबे फरमान बना रखा है। मैं अच्छी तरह समझ गया कि इस वक्त मेरी पोजीशन कितनी खराब है। डायरेक्टर जनरल मेरे मुखालिफ हैं। वो मेरे खिलाफ अपने मतहतों से जो कुछ भी कहते इस पर सभी यकीन कर लेते। ब्लैक गाइड इनका मुहिब्बे अजीज बनकर खुद को कानून की गिरफ्त से बचा लेता, लेकिन नहीं। मुझे अचानक ही ख्याल आया कि इस इमारत में ऐसे कागजात हैं जो ब्लैक गाइड की तकरीबी कार्रवाइयों को बेनकाब कर सकते हैं। अब मुझे मालूम करना था कि वो कागजात कहाँ छुपा कर रखे गए हैं। ब्लैक गाइड से पूछने पर वो कभी ना बताता, इसलिए मैंने बज़ाहिर परेशानी का इजहार किया। अपना सर दोनों हाथों से थाम कर यूं बैठ गया जैसे मैं इसके जाल में फंस चुका हूँ।
मैं इस वक्त खामोशी से ब्लैक गाइड की सोच को पढ़ रहा था। वो मेरे मुतल्लिक सोच रहा था। अब इसे अक्ल आई है। अब ये अच्छी तरह समझ गया है कि मेरे खिलाफ सबूत फ्राहम नहीं कर सकेगा। इस पर तुरंत चाल ये है कि इंटेलिजेंस का डायरेक्टर जनरल मेरा हमायती है। मैंने इसकी सोच में कहा, यहाँ तक सब कुछ ठीक है, सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक हो रहा है, लेकिन अपनी कमजोरियों को भी याद रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इंटेलिजेंस का ऑफिसर यहाँ आकर इस मकान की तलाशी ले और वो कागजात इसके हाथ लग जाए। ब्लैक गाइड की सोच ने कहा, इनके फरिश्ते भी इन कागजात तक नहीं पहुंच सकते। मैंने इन कागजात को ये सोचते सोचते वो एकदम चूक गया और मेरी जानब हैरानी से देखने लगा। यकबैग उसे याद आ गया था कि मैं इसकी सोच को पढ़ लेता हूँ। वो जुला कर बोला, तुम बहुत बड़े शैतान हो, क्या तुम मेरी सोच को नहीं पढ़ रहे हो? मैंने एक गहरी सांस लेकर सोफे की पुष्ट से टेक लगाकर बैठ गया। अब इसकी सोच को पढ़ना फजूल था। अब वो मेरी 1000 कोशिशों के बावजूद कागजात के मुतल्लिक कभी ना सोचता और ना ही मुझे वहां तक पहुंचने का रास्ता बताता। मैं सोफे से उठकर ब्लैक गाइड के पास आया। इसकी जेबों की तलाशी लेकर चाबियों का एक गुच्छा निकाला और मुख्तलिफ कमरों में जाकर मुख्तलिफ अलमारियों और मेज की दराजों को खोल कर देखने लगा। अलमारियों में सिर्फ कपड़े थे और वहां एक ही मेज थी जिसकी दराजों में स्टेशनरी का सामान रखा हुआ था। मेरे काम का एक भी कागज हाथ ना आया। तलाशी के दौरान मैंने ये नहीं सोचा कि वक्त जाया कर रहा हूँ, क्योंकि ब्लैक गाइड की सोच ने कहा था कि फरिश्ते भी इन कागजात तक नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब ये था कि वो कागजात इसी इमारत में कुछ ऐसे अंदाज में छुपा कर रखे गए हैं कि वहां तक पहुंचने का कोई साइंटिफिक तरीका सिर्फ ब्लैक गाइड ही जानता था। इतने में बाहर एक गाड़ी रुकने की आवाज सुनाई दी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। इंटेलिजेंस का एक अफसर 3 मुसल्लह जवानों के साथ एक जीप कार से उतर रहा था। अपने डायरेक्टर जनरल से फोन पर बात करने के बाद इस अफिसर ने यही सोचा होगा कि मुजरिम सिर्फ एक ही है और वो फरहाद है। इसे अकेले को हिरासत में लेने के लिए 2 मुसल्लह नौजवान काफी हैं। तीसरे नौजवान को वो गाड़ी के पास छोड़कर इमारत के अंदर आ गया। जब वो इस कमरे में पहुंचा जहां ब्लैक गाइड बंधा पड़ा था, तो मैं भी अफिसर के सामने हाजिर हो गया। मेरे हाथ में शबीर हसन से छीना हुआ रिवॉल्वर था। इसे देखते ही अफिसर ने कहा, फरहाद, वो रिवॉल्वर मेरे हवाले कर दो। जब तक तुम्हारी बेगुनाही का सबूत नहीं मिलेगा उस वक्त तक तुम हिरासत में रहोगे। इसके दोनों मतहत मेरी तरफ रिवॉल्वर ताने खड़े थे। यूं भी मैं कानून से टकराना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने अपना रिवॉल्वर अफिसर के करीब सोफे पर फेंक दिया। शबीर हसन ने इस रिवॉल्वर को उठाकर एक रुमाल में लपेटते हुए कहा, इस पर फरहाद की उंगलियों के निशानात हैं। इसने इसी रिवॉल्वर से इस मुजरम को हलाक किया है जो अस्पताल में जेरे इलाज था, और ये इसी मुजरम की तलाश में आया है। मैंने अफिसर से कहा, मैंने इसे कत्ल नहीं किया है। डायरेक्टर जनरल अपने होश में नहीं है। मेरी दरख्वास्त है कि सबसे पहले इनका तिब्बी मुआयना कराया जाए। तिब्बी मुआयने से शायद इस बात का सबूत मिल जाए कि ये तनवीमी अमल के जेरे असर हैं। अफिसर ने गौर से अपने डायरेक्टर जनरल को देखा, फिर बेयकीनी से बोला, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। मैं ये कैसे यकीन कर लूं कि इन्हें हिप्नोटाइज किया गया है? शबीर हसन ने गुस्से से कहा, यह बकवास करता है। कानून से बचने के लिए मेरे मुतल्लिक उल्टी सीधी बातें कर रहा है। इसे हथकड़ी पहना दो, मैं अदालत में इसे निमट लूंगा। अफिसर ने एक नौजवान को इशारा किया, वो मेरे हाथों में हथकड़ी डाल दे। मैंने हाथ उठाकर कहा, ठहरिए, पहले यहाँ कार्रवाई पूरी कर लीजिए। ये शख्स जो बंधा हुआ पड़ा है, ये गैर मुल्की एजेंटों का सरगना है। अफिसर, आपको याद होगा कि मैंने इस मकतूल के जबड़े से एक माइक्रोफिल्म बरामद कराई थी। इससे साबित हो गया था कि ये मकतूल एक गैर मुल्की एजेंट है। अगर आप मुझे मौका दें तो मैं ये भी साबित कर दूंगा कि ये बंधा हुआ शख्स जो अपने लोगों में ब्लैक गाइड कहलाता है, यहाँ अब तक तकरीबी कार्रवाइयाँ करता रहा है। यहाँ कुछ ऐसे अहम कागजात छुपा कर रखे गए हैं
जो इसकी मुजरमाना कार्रवाइयों को बेनकाब कर सकते हैं। मैं अभी इन्हीं कागजात को तलाश कर रहा था, लेकिन अपनी नाकामी के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इसने इन कागजात को इसी इमारत में किसी साइंटिफिक तरीके से छुपा रखा है। मेरी बातें सुनकर ऑफिसर ने शबीर हसन से कहा, सर, इसमें कोई शुबा नहीं कि फरहाद पिछले दिनों हमारे काम आता रहा है। हमने इसी की मदद से माइक्रोफिल्म बरामद की थी। इसकी सलाहियतों ने यह साबित कर दिया है कि ये छुपी हुई चीजों का सुराग लगा लेता है। ऑफिसर ने मेरी हिमायत में ये बात कही तो मेरा हौसला बढ़ गया। मैंने सोचा कि अब हर मुमकिन तरीके से इस ऑफिसर को पूरी तरह अपने इत्मीनान में लेना चाहिए, वरना मैं मुजरम ना होते हुए भी एक कत्ल के जुर्म में मुलव्वस हो जाऊंगा। सबूत के तौर पर मेरी उंगलियों के निशानात रिवॉल्वर पर मौजूद हैं और इंटेलिजेंस। कहानी का बकिया हिस्सा अगली किस्त में आपको पेश किया जाएगा। जाते जाते आपसे यही दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आगे भी आपको कहानी का बकिया हिस्सा बआसानी मिलता रहे।